हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा मौर्योत्तर काल। यह सेकंड टॉपिक है इसका, और इसमें सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और सभी परीक्षा में आपको मिलेंगे। सामान्य अध्ययन या जीके से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जितने भी तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी यह शेयर कीजिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली है जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। प्रारंभ करते हैं। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला यूनानी शासक कौन था? तो यह था डेमेट्रियस, प्रथम यूनानी शासक था। नेक्स्ट, भारत में डेमेट्रियस ने किस स्थान को राजधानी बनाया? तो डेमेट्रियस ने भारत में अपनी राजधानी साकल बनाई थी। आगे चलते हैं। मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी यूनानी शासक था, और जो मिनांडर था इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, और मिलिंद पन्नों के नाम से एक जिसमें ग्रंथ भी है बौद्ध धर्म का, उसमें भी मिनांडर का वर्णन किया गया है। बौद्ध भिक्षु और मिनांडर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम, तिथियां किन शासकों के द्वारा अंकित कराई गई थी? तो ये इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सिक्कों पर राजा का नाम एवं उसकी तिथियां अंकित कराई गई थी। सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कौन शासक ऐसे थे जिन्होंने सिक्कों पर राजा की आकृति और तिथियां अंकित कराई थी, वह कौन से शासक थे? तो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? किस शासक के समय हुआ? भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? उस समय शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग उस समय शासक था। शुंग वंश का है। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव दिखाई देता है? कौन सी बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये गंधार कला और मथुरा कला, जो बौद्ध मूर्तियां हैं उस पर, जो मूर्ति कला है उस पर यह प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सोने के सिक्के बनाने का श्रेय कौन से शासकों को जाता है? तो इंडो ग्रीक शासकों को ही सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक कौन था? भारत में सर्वाधिक शक शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम यह प्रसिद्ध शासक था, शक शासक था। नेक्स्ट, सूरदर्शन झील की मरम्मत किस शक शासक ने कराई थी? किस शक शासक ने कराई थी? तो यह रुद्रदामन प्रथम ने कराई थी। ये झील जूनागढ़ में स्थित है, गुजरात में। संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख किस शासक के द्वारा लिखवाया गया था? तो रुद्रदामन के द्वारा ही यह अभिलेख लिखवाया गया था, और ये इस अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछा जाएगा सबसे लंबा संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन के द्वारा इसको लिखवाया गया था। नेक्स्ट, शक वंश का अंतिम शासक कौन था? शक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्रदामन तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का प्रथम शासक था माउस। नेक्स्ट, पार्थियन शासकों का मूल निवास स्थान कौन सा था? जो पार्थियन शासक थे, पार्थियन अर्थात पल्लव एक ही है, भारत में उनको पल्लव नाम से जाना जाता है और ईरान में उनको पार्थियन नाम से जाना जाता था, इसलिए हम यहाँ पर उनको पल्लव भी कहते हैं। तो पार्थियन शासकों को मूल निवास स्थान कहाँ था, कौन सा था? तो उनका मूल निवास स्थान ईरान में था। नेक्स्ट, पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था गोंदो फर्ननीस, इसका पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट, गोंदो फर्ननीस की राजधानी कौन सी थी? तो गोंदो फर्ननीस की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट, किसके शासन काल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था? किस शासन के काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था? तो गोंडो फर्नेसिस के टाइम पर ही यहाँ पर सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। सेंट थॉमस, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता रहा है। भारत में सर्वप्रथम किस कुषाण शासक ने सत्ता स्थापित की थी? तो यह था विम कडफिसिस।
विन कडफिशिस ने भारत में सबसे पहले कुषाण शासक की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट, विम कडफिशिस किस मत का अनुयायी था? विम कडफिशिस शैव मत का अनुयायी था। शैव मत का अनुयायी था। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? सोने के सिक्के चलाए थे, तो यह भी विम कडफिशिस ने ही चलाए थे। यह श्रेय भी विम कडफिशिस को ही जाता है। किसके सिक्कों पर नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है? तो विम कडफिशिस के सिक्कों पर नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है। कुषाण वंश का वह महान शासक कौन था? कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ही रहा है। नेक्स्ट, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने ही शक संवत चलाया था और यह था 78 ईस्वी में उसने शक संवत को प्रारंभ किया था। यह अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि शक संवत का प्रारंभ हुआ, तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की 2 राजधानी थी। प्रथम राजधानी उसकी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? कौन कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में थे, देखते हैं। तो यहाँ पर कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष, ये 3 बौद्ध दार्शनिक थे जो अति महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फिर नागार्जुन, इसके साथ साथ चरक, ये चिकित्सक था। चरक चिकित्सक था और नागार्जुन विद्वान था, विभिन्न विषयों का ज्ञानी था ये। नेक्स्ट, एक बार फिर देखते हैं कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। तो कनिष्क के दरबार में विद्वान ये थे पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष, ये तीनों बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। और फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नागार्जुन था। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहता था और चरक जो कि एक चिकित्सक था, यह भी कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय किया गया था। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक की एक प्रतिमा मथुरा में मिली है? तो यह भी कनिष्क की ही प्रतिमा मथुरा के अंदर मिली है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु, उमा आदि देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं? तो यह हुविस्क है। हुविस्क ऐसा शासक है जिसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु, उमा आदि देवी देवताओं की आकृतियाँ अंकित हैं, तो यह शासक है हुविस्क। नेक्स्ट, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे है? तो कुषाण वंश के शासकों को ही शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव था। अगला चलते हैं, कुषाण शासक कौन कौन से मतों के अनुयायी थे? देखिए, जो विम कडफिशिस था वह शैव मत को मानता था। कनिष्क और हुविस्क 2 ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और वासुदेव यह शैव और वैष्णव दोनों को मानता था। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? मौर्योत्तर काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? देखिए, यहाँ पर जो सोने के सिक्के थे उसको निष्क कहते थे, स्वर्ण कहते थे और पल कहते थे। 3 तरह के सिक्के, सोने के सिक्के थे जो 3 थे, निष्क, स्वर्ण और पल। अगला है चांदी का सिक्का, यहाँ पर जो चलता था उसको कहते थे शतमान, और जो तांबे का सिक्का चलता था उसको बोलते थे कांकणी, और जो शीशे के सिक्के होते थे उसको बोलते थे करसापण। इस प्रकार से 4 धातु के सिक्के यहाँ पर सामने आए हैं और सोने के सिक्के हैं निष्क, स्वर्ण और पल। चांदी का सिक्का है शतमान, तांबे का सिक्का है कांकणी और शीशे का सिक्का है कृष्णापण, जो कि सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, मौर्योत्तर कालीन साहित्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मौर्योत्तर कालीन साहित्य के बारे में। तो मौर्योत्तर कालीन साहित्य की बात करते हैं। यहाँ पर गाथा सप्तशती, इसके लेखक हैं हाल। महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि। चरक संहिता के लेखक हैं चरक। और नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत। कामसूत्र के लेखक हैं वात्सल्य।
सौंदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। और जी बुद्ध चरित्र सोपन वासदत्तम, इसके लेखक हैं भास। इस प्रकार से मौर्योत्तरकालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं ग्रंथ हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार फिर दोहराते हैं। गाथा सप्तशती, इसको लिखा है हाल ने। महाभाष्य, इसको लिखा है पतंजलि ने। चरक संहिता, इसको लिखा है चरक ने। नाट्यशास्त्र, इसके लेखक हैं भरत। नेक्स्ट कामसूत्र, इसके लेखक हैं वात्सल्य। सौंदरानंद, इसके लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र सोपनवासदत्तम, इसके लेखक हैं भास। नेक्स्ट गंधार कला शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो गंधार कला शैली की उत्पत्ति का आधार है एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला और एशिया माइनर की जो कला थी, इसका मिला जुला जो रूप है वो गंधार कला शैली के ऊपर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यदि अभी आप तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी के लेखक कौन हैं? पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी के लेखक हैं अज्ञात हैं, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी में यूनान के साथ भारत के व्यापार का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि लाल सागर से, अरब सागर से होते हुए भारत के साथ में व्यापार होता था। नेक्स्ट रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो अरिकामेडू से रोमन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। अगला रोम के भारत से क्या आयात करते? रोम के लोग भारत से क्या आयात करते थे? तो रोम के लोग भारत से मसाले और लोहे की वस्तुएं मंगाते थे। नेक्स्ट मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह। मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह कौन कौन से हैं? देखिए भड़ोच और सोपारा, ये पश्चिमी तट पर मिलेंगे, ये पश्चिम तट पर थे। अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति, ये पूर्वी तट पर थे। और इन सभी बंदरगाहों में, ये 4 बंदरगाह, इन सभी बंदरगाहों में भड़ोच बंदरगाह सबसे अधिक प्रसिद्ध था। एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर मौर्योत्तरकालीन बंदरगाहों की बात करते हैं। तो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह जैसे कि देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत की बात करते हैं तो भड़ोच तो यहाँ पर है, ये भड़ोच है। और यहाँ पर ये सोपारा है, अरिकामेडू यहाँ पर है और ताम्रलिप्ति यहाँ पर है इधर। तो इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं भारत के जो मौर्योत्तरकाल में थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भड़ोच का बंदरगाह है जो कि यहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में, खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसकी बेल है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को, ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त होती रहें और आप निरंतर इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें और धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।